ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन। मैं आज की संवेदाई क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इस संवेदाई क्लासेस में आपने मुख्तलिफ़ मज़ामीन का दर्स लिया है। मुख्तलिफ़ समाजी साइंस हो या फिर उर्दू हो या साइंस हो या इल्म रियाज़ी हो, इन तमाम के मुताल्लिक़ आपने बहुत सारे मालूमात हासिल किए हैं, बहुत सारे असबाक़ के वीडियोस को देखे हैं। तो आज हम इस सबक में भी इसी तरह के इस सबक में हम भी इसी तरह एक सबक के आज हम इस लेसन में भी एक सबक के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। इसके मुताल्लिक़ सवालात को देखेंगे और जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो इस संवेदाई क्लासेस की इस क्लास में हम बहुत सारे असबाक़ को पढ़ चुके हैं, जिसमें इस मरतबा हम एक सबक को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबक को पढ़ने से पहले आपके सामने एक सवाल पेश किया जाता है, जो ये है कि एक गांव या शहर में मुख्तलिफ़ कुनबों के लोगों के रहने को क्या कहते हैं। आपने गांव में भी लोगों को रहते हुए देखा है, शहरों में भी लोगों को रहते हुए देखा है ना। तो गांव या शहर में लोगों के रहने को क्या कहा जाता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि गांव या शहर में लोगों के मिलजुल के रहना या फिर किसी मुखालिफत से रहना या फिर मुख्तलिफ़ किस्म से रहने को आप क्या कहेंगे। कोई जवाब दे सकता है? बिल्कुल सही जवाब, समाज या माशरा। समाज या माशरा। तो समाज या माशरे के मुताल्लिक़ आज हम इस सबक के अंदर जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी हासिल करने से पहले मैं आपके सामने मोहम्मद आमिर ख़ान इस सबक को पेश कर रहा हूँ। तो ये सबक हम मज़मून समाजी साइंस है, सबक समाजी साइंस के हिस्से समाजियात में से इस सबक का इंतखाब किया गया है, जिसका नाम है माशरे की क़िस्में। तो माशरे की क़िस्में इस सबक का हम हिस्सा अव्वल देख रहे हैं, हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं। तो पेश करने के लिए मैं आपके सामने मोहम्मद आमिर ख़ान, AGT सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल भंडार कुमटा, तालुक़ा औराद बी, ज़िला बीदर। तो जानकारी हासिल करने के लिए हम सबसे पहले माशरे का तारुफ़ देखेंगे। तो माशरा का लफ्ज़ी माने देखेंगे। तो माशरे का तारुफ़ कुछ इस तरह से है, फ़र्द और समाज एक ही सिक्के के दो रुख की तरह हैं। फ़र्द और समाज, फ़र्द कहेंगे आदमी को, समाज कहेंगे आदमियों के ग्रुह को। फ़र्द कहेंगे आदमी को और समाज कहेंगे आदमियों के ग्रुप को। तो फ़र्द समाज की बुनियादी इकाई है। फ़र्द एक से दूसरा फ़र्द अगर जुड़ जाता है तो वो एक कुनबा कहलाता है, यानी एक ख़ानदान कहलाता है। एक से मुख्तलिफ़ ख़ानदान अगर रहने लगेंगे तो एक माशरा कहलाता है, और इस तरह के मुख्तलिफ़ माशरे मिलकर समाज बनता है। और समाज और माशरा बिल्कुल दोनों ही अल्फाज एक ही माने को बयान करते हैं, समाज या माशरा। तो इस तरह से फ़र्द है तो ही समाज का तसव्वुर मुमकिन है, बग़ैर फ़र्द के समाज का तसव्वुर वहाँ पर मुमकिन नहीं है। इसी वजह से कहा गया है कि फ़र्द और समाज एक ही सिक्के के दो रुख की तरह हैं। फ़र्द और समाज एक ही सिक्के के दो रुख की तरह हैं। आगे हम माशरे का तारुफ़ में इस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इंसान हर वक्त माहौल और माशरे वाली ज़िंदगी ही बसर करता है। समाज में अवामी ज़िंदगी है, तहज़ीब व तमद्दुन है, और हालात का तबादला है, और बाहमी ख़यालात का इजहार है, और पेशेवराना पहलू। ये तमाम क्या है, एक इलाक़े की बनिस्बत दूसरे इलाक़े में मुख्तलिफ़ होते हैं। अब एक इलाक़ा से दूसरा इलाक़ा, मैंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की आपको मिसाल भी दी है। अब इन इलाक़ों में दो तरह के इलाक़े हैं, एक है दही इलाक़ा और एक है शहरी इलाक़ा। दही इलाक़ा यानी गाँव का इलाक़ा, और शहरी इलाक़ा यानी शहरों वाला इलाक़ा। तो
हम यहाँ पे पहले दही इलाके के मुताल्लिक़ चंद एक मालूमात या चंद एक जानकारी को हासिल करेंगे। सबसे पहले हम दही इलाके में देखते क्या हैं, हमें कैसा माहौल मिलता है, लोगों का रहन सहन कैसा होता है, वो तमाम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए गाय, बैल, लकड़ियाँ, है ना, खेतियाँ, बागात, हरे भरे नज़ारे, झुंड में मकानात, खेतियों में किसान वगैरह, ये सब क्या है दही इलाकों के अंदर हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं। गाय बैल का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, देहातों में लकड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और खेतियों में काम किया जाता है। इस वजह से खेतियाँ हरे भरे नज़र आते हैं। बागात, मुख्तलिफ़ किस्म के बागात होते हैं, जैसे चाय के बागात हैं, कॉफ़ी के बागात हैं, गुलाब के फूल के बागात हैं, झंडू के फूल के बागात हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बागात होते हैं और जितने भी फल होते हैं, अंगूर के बागात होते हैं। ये सब क्या है दही इलाक़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हमें शहरी इलाक़ों में नहीं मिलते। और झुंड में मकानात मिलते हैं। जो दही इलाके होते हैं यानी गांव वाले इलाके, गांव के रहन सहन में मकानात जो होते हैं झुंड में होते हैं, मकान करीब करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का रहन सहन ही वैसा रहता है, एक दूसरे के ज़रूरियात और एक दूसरे से ज़्यादा हमदर्दी और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव होता है देहाती इलाके में। और देहातों में हरे भरे नज़ारे भी बहुत देखने को मिलते हैं। उन हरे भरे नज़ारों का देहात के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, जैसे उन्हें ताज़ी हवा दस्तयाब होती है और सेहतमंद माहौल मिलता है और उनका काफ़ी सारा वक्त तो वहाँ पे सेफ़ होता है, महफूज रहता है। उसकी बनिस्बत अगर हम शहरी इलाके में देखें तो कुछ मुख्तलिफ हैं। ये हैं शहरी इलाके की खासियत, भरपूर गाड़ियाँ। अगर हम मवाजना करेंगे दही इलाके यानी गांव और शहर में, तो गांव में कम गाड़ियां देखने को मिलेंगी, वहाँ पे भी गाड़ियां होती हैं लेकिन कम। शहरों में भरपूर गाड़ियां नज़र आएंगी आपको, बेहद गाड़ियां, कसीर आबादी होती है। शहरों में कसीर आबादी होती है लेकिन गांव में खलील आबादी होती है, थोड़ी सी आबादी होती है और सारे लोग खेतियों में काम करने को जाते हैं। अक्सर लोग, सारे लोग नहीं बल्कि अक्सर लोग, और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कसीर आबादी होती है, लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, वसी इलाके होते हैं। अगर एक इलाके से दूसरे इलाके को जाना है तो काफ़ी सारा वक्त दरकार होता है शहरों में। उसकी बनिस्बत गाँव में बहुत ही कम वक्त बहुत ही कम वक्त तो दरकार होता है। फिर है झोपड़पट्टियाँ। जिस तरह से शहरों में झोपड़पट्टियाँ होती हैं उस तरह से गांव में झोपड़पट्टियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। क्योंकि अक्सर लोग गांव से शहरों को काम करने की खातिर पलायन करते हैं, यानी यहाँ से एक नखले मकानी करते हैं, वहाँ पर नखले मकानी करके इस घर से जाते हैं कि कुछ काम करके रोज़ी रोटी कमाई जाए। तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए और रोटी कपड़ा मकान, ये बुनियादी ज़रूरत होती है। किसी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान। तो शहरों में मकान दस्तयाब नहीं होते उन्हें, वहाँ पे भारी किराए होते हैं। इस वजह से लोग झोपड़पट्टी डालकर रहकर खाना पकाना करके काम करने लगते हैं शहरों में। शहरों में काम करने के बहुत ज़्यादा मौके होते हैं गांव की बनिस्बत। गांव में सिर्फ खेतियां होती हैं और दूसरे चंद एक गिने चुने काम होते हैं, लेकिन शहरों में काम करने, रोज़गार मिलने का बहुत बड़ा मौका होता है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं वहाँ पे, उन कंपनीज़ के अंदर भारी तादाद में मज़दूरों की लागत होती है और उस लागत को जो मुकम्मल किया जाता है, पूरा किया जाता है, गांव के इलाके से लोग आकर पूरा करते हैं। झोपड़पट्टियाँ को इंग्लिश में स्लम कहते हैं। स्लम एरियाज़ शहर में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन गांव में स्लम एरियाज़ गिने चुने देखने को मिलते हैं, क्योंकि गांव के अंदर मुख्तसर सी ज़िंदगी, लोगों की एक महदूद ज़िंदगी होती है। महदूद ज़िंदगी में उन्हें महदूद काम करते हैं, लेकिन शहरों में वसी ज़िंदगी होती है और वसी काम करते हैं। आजकल गांव और शहरों की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं बचा है, बल्कि गांव में भी उसी तरह का लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी का एक अंदाज़, उसी तरह का ज़िंदगी का अंदाज़ गांव और शहर में एक सा हो चुका है आजकल। तो स्लम इलाके शहरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आज भी। फिर कारखाने, बड़े बड़े कारखाने नज़र आते हैं वहाँ पे, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं शहरों में।
गांव के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें नहीं दिखती, मतलब अच्छे मकानात होते हैं, लेकिन शहरों की उतनी ऊंची ऊंची इमारतें गांव के अंदर नज़र नहीं आते। फिर बड़े बड़े इदारे होते हैं, इदारे जैसे स्कूल्स हैं, स्कूलों को इदारे कहेंगे हम। फिर बड़े बड़े संस्था, उनको इदारे कहेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक के कारोबार के इदारे होते हैं। फिर स्कूल के इदारे होते हैं, साक्षरता के इदारे होते हैं, आश्रम के इदारे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी ओल्ड एज होम्स, यानी बूढ़े लोगों को ले जाकर रखने के घर, उस तरह के तो कई इदारे होते हैं शहरों में, जो गांव में नहीं मिल सकेंगे हमें। फिर सरकारी दफातर, दफ्तर यानी ऑफिस, दफ्तर का मतलब है ऑफिस। सरकारी दफातर यानी ऑफिसेस। कुछ जानकारी हासिल की है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, क्या आप बता सकते हैं कि ये शहरों की तस्वीर है या गांव की तस्वीर है? अच्छा, गांव की तस्वीर है। कितने लोग, अच्छा गांव की तस्वीर है, श्योर, बिल्कुल आप यकीन से कह सकते हैं कि ये गांव की तस्वीर है। अगर मैंने कहा कि ये शहर की तस्वीर है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये गांव की तस्वीर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान हल चला रहा है ना, औरतें सरों के ऊपर पानी का या फिर किसी किस्म का घड़ा ले जा रहे हैं। फिर मवेशी हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, है ना, और हरे भरे नज़ारे हैं अतराफ, और गांव का रहन सहन भी किस तरह से है, ये सारी चीज़ें गांव में आप देख सकते हैं। और एक तस्वीर है आपके लिए, यहाँ पे कुछ मकानात हैं, है ना। इसमें ज़्यादातर झुंड के झुंड मकानात तो नहीं हैं जो गांव में पाए जाते हैं, कुछ गांव में दूरी पर भी मकानात होते हैं। इस तस्वीर में आप मकानात देख सकते हैं, परिंदे देख सकते हैं और मवेशियाँ देख सकते हैं। झील में क्या आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है? बिल्कुल सही, कश्ती नज़र आ रही है। तो इस झील में कश्ती नज़र आ रही है, तो कश्ती भी देख सकते हैं आप गांव के इलाके में। आप शहरों के किनारे भी झील रहे तो वहाँ पर भी कश्ती देख सकते हैं। फिर मकानात हैं, फिर हरे भरे खूबसूरत नज़ारे हैं, जो सूरज तूले हो रहे सो भी नज़ारा है यहाँ पर। और गांव का सबसे अच्छी बात ये कि खुली और ताज़ी हवा गांव में दस्तयाब होती है। शहरों में भरपूर गाड़ियां होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आने की वजह से बिल्कुल ही आलूदा हवा दस्तयाब होती है। तो गांव की हवा रहने के लिए और बहुत ही तंदुरुस्त हवा होती है। फिर अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं शहरों की तस्वीर है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, भरपूर गाड़ियां हैं और कई चीज़ें हैं जो इस तस्वीर में नहीं बताया गया है कि गांव के लोग ज़्यादा सूट बूट पहन कर रहते हैं और ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तब मुख्तलिफ़ किस्म का फ़र्क गाँव की ज़िंदगी में और शहरों की ज़िंदगी में पाया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि माशरे के माने क्या हैं। ये तो हम देख रहे थे कि दही माशरा और शहरी माशरा। हमने यानी गांव के माशरे में, गांव में लोग किस तरह से रहते हैं और शहरों में लोग किस तरह से रहते हैं वो देखे थे। तो उन शहरों का माशरा किस तरह से रहता है और गांव का माशरा किस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये माशरा के माने क्या हैं। यह लफ्ज़ माशरा हमें क्या माने देता है और कहाँ से इसको लिया गया है। तो माशरा या समाज, लफ्ज़ समाज अंग्रेजी के लफ्ज़ सोसाइटी से लिया गया है। लफ्ज़ समाज अंग्रेजी के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जुमा है ना। और लफ्ज़ सोसाइटी लातीनी लफ्ज़ के लफ्ज़ सोशियस नामी लफ्ज़ से माखूज़ है। सोशियस से सोसाइटी, एक सोशियस यानी ये लातीनी लफ्ज़ है, लैटिन ज़बान बोल के है ना। लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है सोशियस और सोशियस से अंग्रेज़ी में लफ्ज़ बना सोसाइटी और सोसाइटी का उर्दू का तर्जुमा है समाज या माशरा। तो इस तरह से अब ये लफ्ज़ सोशियस जो बुनियाद में लातीनी लफ्ज़ है उसका मफ़हूम है दाखिली लगाव, आपसी लगाव, ताल्लुक़ात से मिला जुला हुआ भरपूर निज़ाम या समाज या माशरा ही कहलाता है। तो इसका मफ़हूम है दाखिली लगाव, सोशल का मतलब एक दूसरे से लगाव, मोहब्बत, दिलचस्पी या फिर एक दूसरे की ज़रूरत, है ना, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें क्या हैं सोशियस के माने हैं। देखिए कि अगर हम घर में रहते हैं, घर का कुनबा किस तरह से होता है हमारा कि घर में
जो भी लोग होते हैं घर में, जो भी हमारे अफराद ख़ानदान हैं, उनके साथ हमारा आपसी लगाव होता है और उनसे प्यार और मोहब्बत होता है और उनसे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात दरपेश आती हैं। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे यहाँ पे इसके ज़रिए, हम इस स्लाइड के ज़रिए या फिर इस यहाँ पे स्क्रीन पे हमने ये देखा कि लफ्ज़ समाज जो है ना, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सोसाइटी से का तर्जुमा है। लफ्ज़ समाज अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जुमा है। और सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी सोशियस लफ्ज़ जो लातिनी लफ्ज़ है, सोशियस लफ्ज़ से माखूज़ है, यानी उससे अख्ज़ किया गया है, उससे लिया गया है। आगे देखेंगे हम समाज के मफ़हूम, कुछ उसके तारीफ़ देखेंगे हम। समाजी ताल्लुक़ात का जाल ही समाज है। समाजी ताल्लुक़ात का जाल ही समाज है। तो ये किसने कहा? ये कहने वाले हैं मैकायर और पेज ने। ये कहने वाले हैं मैकायर और पेज। इन्हों एक बहुत बड़े समाजी मुफक्किर हैं, मैकायर और पेज। इन्होंने कहा कि समाजी ताल्लुक़ात का जाल ही समाज है। तो आगे देखेंगे हम समाज की नौइयत, कि समाज कैसा बनती है, साख़त, नौइयत, खसूसियत उसकी। नौइयत का माने है खसूसियत के। देखिए, सबसे पहले समाज माशरों का माशरा है और गुरूहों का गुरूह है। गुरूह यानी ग्रुप का तर्जुमा है गुरूह। तो H.M. जॉनसन ने कहा है कि समाज माशरों का माशरा है और गुरूहों का गुरूह है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि ख़ानदान, एक 10-12 ख़ानदान एक जगह रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक गांव बस जाएगा, है ना, तो उसको एक माशरा कहेंगे और उसी को एक समाज भी कहेंगे। अब मुख्तलिफ समाज भी होते हैं, कम्युनिटीज़ होते हैं, मतलब कबीले होते हैं और मुख्तलिफ ख़ानदान होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे अल्फाजों की तशरीह है, लेकिन मतलब ये कि मिलजुल के लोग जहाँ पे रहते हैं उसे समाज कहेंगे, माशरा कहेंगे। और एक घर में लोग मिलजुल कर रहे हैं तो उसको ख़ानदान कहेंगे। तो इस तरह से समाज माशरों का माशरा है और गुरूहों का गुरूह है। अब जैसे एक ही गांव में मुख्तलिफ माशरे होते हैं। माशरे काम की बुनियाद पे भी तकसीम हो सकते हैं, मिजाज की बुनियाद पे तकसीम हो सकते हैं, या फिर रहन सहन की बुनियाद पे तकसीम हो सकते हैं माशरे। जैसे अब कपड़ा बुनने वाले लोगों का माशरा, जिनको बुनकर कहा जाता है, जो तागा बनाते हैं, तागा बनाई कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाकर उसको बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं, तो ये बुनकर लोगों का माशरा होगा। इस तरह से, और उसी गांव में एक चप्पल को सीने वाले लोग होंगे, उनका माशरा अलग हो सकता है। कटिंग करने वाले लोग, उनका माशरा अलग हो सकता है। और हंडिया बनाने वाले लोग, जिनको कुम्हार कहते हैं, उनका माशरा। तो ये सब माशरे एक गांव में होते हैं। अब ये काम की बुनियाद पे माशरे हैं, दूसरी कई बुनियादों से माशरों को हम तकसीम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे समाज की नौइयत में दूसरा अहम पॉइंट समाजी ताल्लुक़ात का जाल है, जिसको मैकायर और पेज ने कहा है। मिसाल, समाजी ताल्लुक़ात का जाल है किस तरह से? देखिए, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ात, वालिदैन और बच्चों के ताल्लुक़ात, डॉक्टर और मरीज़, मियाँ बीवी। इस तरह से हम उस्ताद और शागिर्द के बीच में एक बहुत ही अहम ताल्लुक़ देखेंगे कि शागिर्द उस्ताद के पास अपने आने वाली ज़िंदगी के मुताल्लिक़ तौर तरीक़े सीखता है। जैसे ही बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हमें उस्ताद मोहतरम से तालीम हासिल करके जाना है। उस्ताद के बग़ैर बच्चे आगे रहनुमाई हासिल करना बिल्कुल ही मुश्किल काम है। बहुत उस्ताद के बग़ैर रहनुमाई बहुत मुश्किल है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुक़, कि बच्चे अपने वालिदैन से कई ख्वाहिशात, कई तरह के उम्मीदें लगाए बैठते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है, छोटा से बड़ा होने लगता है, रफ्ता रफ्ता वालिदैन उसकी परवरिश करते हैं। और वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, उनके आने वाले मुस्तक़बिल में उनके लिए बिल्कुल आसानियाँ दरपेश हों, उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से सेटल हो, वो अपने पैरों पे खड़े हों। ये तमाम वालिदैन की ख्वाहिशात होते हैं और उसे वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। ज़िम्मेदारी बिल्कुल मोहब्बत से, लगाव से पूरा करने की कोशिश करते हैं। और
जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने जब पैरों पे खड़े हो जाने के बाद वालिदैन को खिदमत करने लगते हैं। तो ये वालिदैन, अब बच्चे वालिदैन की जब खिदमत करने लगते हैं तो बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम अपने वालिदैन को अच्छे से अच्छे देखभाल करें, अपने वालिदैन की अच्छे से अच्छे खिदमत करें। तो यहाँ पर वालिदैन और बच्चों के दरमियान बहुत ही गहरा रिश्ता है और एहसासात, मोहब्बत, एसार व क़ुरबानी, ये तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं तो वालिदैन और बच्चों के दरमियान देख सकते हैं। फिर अगली चीज़ है डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान ताल्लुक़। अक्सर मरीज़ डॉक्टर के पास उस वक्त जाता है जब बीमार होता है। मरीज़ कहते हैं बीमार को, कोई भी शख्स अपनी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से उम्मीद लगा कर जाते हैं कि इनके पास जो भी मैं अदवायात लूँगा इससे मुझे कम होगा। इस तरह से उनका अक़ीदा बन जाता है कि डॉक्टर के इंजेक्शन से बिल्कुल ही मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर अगली चीज़ है ताल्लुक़ात की बहुत ही अहम कड़ी है मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ात। ये भी माशरे की सबसे एक बहुत ही मजबूत बुनियाद है। जहाँ पर मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ात मजबूत हों, जिनके रहन सहन अच्छा हो, जिनके बीच में दरारें नहीं हों, वहाँ पे वो ख़ानदान मजबूत होता है। तो समाजी ताल्लुक़ात का जाल है, ये मैकायर और पेज ने कहा है और उसको मिसालों के ज़रिए यहाँ पर आपको समझाया गया है कि उस्ताद और शागिर्द, वालिदैन बच्चे, डॉक्टर मरीज़, मियाँ और बीवी, इस तरह से इनके दरमियान जो भी ताल्लुक़ात हैं, इन ताल्लुक़ात के जाल को ही समाज कहा जाता है। तो हम चंद ये समाजी जो ताल्लुक़ात हैं इसका मवाजना और मुवासलत करके देख सकते हैं कि ख्वाहिशात और उम्मीदें, मकासिद, अक़ाइदे, क़वानीन, अक़दार वग़ैरह। तो ये यहाँ पे ख्वाहिशात का मवाजना अगर करेंगे हम तो मुख्तलिफ़ माशरे के ख्वाहिशात मुख्तलिफ़ होती हैं और उम्मीदें भी वो समाज से मुख्तलिफ़ किस्म की उम्मीदें लगाए बढ़ते हैं। फिर मकासिद भी अलग अलग होते हैं कि एक मुअल्लिम का मकसद ये होता है कि उसके तालिब इल्म अच्छा पढ़ें, वालिदैन का मकसद ये होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों और तरक्की करें, और रियासत के क़वानीन का मकसद ये होता है कि उसके शहरी अच्छे से अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारें और बिल्कुल ही समाज के अंदर किसी भी किस्म का खलल ना हो। और अक़दार यानी ख़दरे के ख़दरे हमें हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी हैं। उस्ताद की जो अक़दार हैं उस्ताद को उसकी पासदारी करना चाहिए, शागिर्द को अपने अक़दार की पासदारी करना चाहिए, वालिदैन को और बच्चों को अपने अपने अक़दार की पासदारी करना चाहिए, और जो भी पेशा के लोग हैं वो अपने अपने पेशों के मुताल्लिक़ अपने अक़दार की क़दर करने उनका बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। इमदाद बाहमी और काम की तकसीम, मैंने आपको बताया कि एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इमदाद बाहमी यानी एक दूसरे की मदद करना, बाहमी यानी एक दूसरे। तो आपको शुरुआत में बताया गया था कि फ़र्द समाज के बग़ैर फ़र्द का तसव्वुर नामुमकिन और फ़र्द के बग़ैर समाज का तसव्वुर भी नामुमकिन है। तो एक अफराद दूसरे अफराद के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और काम के मुताल्लिक़ भी मैंने आपको इंजीनियर्स के मुताल्लिक़ एक मिसाल दी थी कि काम की तकसीम किस तरह से होनी चाहिए। जितना काम के मुतालिबा है उतने ही काम के करने वाले लोग अगर आएँ तो वहाँ पे बिल्कुल बैलेंसिंग चलते, नहीं तो उसके अंदर इम्बैलेंस होना शुरू होता है। फिर समाज पर कंट्रोल, तो देखिए समाज के अंदर कुछ बहुत ही गलत अनासिर भी हैं, अच्छे अनासिर भी हैं, और जो बिगाड़ पैदा करने वाले अनासिर हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। और उनके ऊपर कंट्रोल हम क़ानून से, दिफ़ात से, दस्तूर से कर सकते हैं। उसके अलावा अक़दार के पासदारी का एहसास दिलाकर भी कर सकते हैं। तो समाज पर कंट्रोल के लिए क़ानून, दिफ़ात यानी दिफ़ा यानी हमारे दस्तूर के अंदर दिफ़ा 1, 2, 3 इस तरह से हैं बुनियादी हकूक़ हैं, उसके कुछ दिफ़ात हैं। तो इस तरह से क़ानून, दिफ़ात और दस्तूर के ज़रिए हम समाज पर कंट्रोल कर सकते हैं, समाज को कुछ अच्छे तरीक़े से लेकर चल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे समाज की नौइयत में छठा पॉइंट है, समाज साकिन नहीं हो सकता, यानी हर वक्त एक ही तरह के हालात नहीं हो सकते, हालात तब्दील हो सकते हैं, हालात तब्दील होते ही रहते हैं। समाज साकिन नहीं हो सकता, हालात बिल्कुल तब्दील होते हैं। आज के हालात कल नहीं रहते, कल के हालात फिर परसों नहीं रहते, लेकिन
वो कहा जाता है कि दुनिया गोल है, हालात फिर से एक ही तरह के आना शुरू होते हैं। आज जो हालात हैं फिर चंद लम्हों के बाद या फिर चंद वक्फे के बाद फिर वही हालात आना शुरू होते हैं। तो उसके लिए समाज पर कंट्रोल करने के लिए कानून, दिफा, दस्तूर और इंसान को समझ बूझ से काम लेना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे समाज की अहमियत। समाज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? समाज बहुत अहम है, जामे और वसीउ नज़री है। समाज बहुत ही जामे है, बहुत ही पायदार है। उसके अंदर हम जितना भी कोशिश कर देखें, समाज उलझा हुआ भी है, वसीउ नज़र है कि समाज के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, उनके बिल्कुल ही मुताला करना, उनका जामे मुताला करना मुश्किल है। वसीउ नज़र है, बहुत तरक्की भी हो सकती है और बहुत बिगाड़ भी आ सकता है, बहुत अच्छाई भी देखने में मिल सकती है, बहुत ही खराबी भी नज़र आती है समाज के अंदर। फिर खुद परवरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। समाज खुद परवरी, हमारे परवरिश के लिए, हमारे खुदी के लिए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। बग़ैर समाज के इंसान का वजूद मुमकिन नहीं है। फिर देखिए तीसरा नुक्ता है शख्सियत की तामीर में समाज का किरदार। हमारी जो शख्सियत है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो रहन सहन है, उसकी तामीर में समाज का बहुत बड़ा किरदार है। कैसे कि समाज के बग़ैर हमारी परवरिश कैसे हो सकती है? अगर हम तमाम किस्म के माशरों को देखेंगे तो हम उसको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। और हम मदारिस को जाएंगे, मदरसा भी समाज की एक इकाई है। जब मदरसे को जाएंगे तो पता चलेगा कि मुअल्लिम हैं, असबाक़ को पढ़ाए हैं, मौलिम ने हमें इन अक़दार, या फिर मौलिम यानी उस्ताद यानी टीचर ने हमें इस किस्म की अच्छाई को, इस किस्म के अखलाक को सिखाया है। ये तमाम चीज़ें हमारी शख्सियत के अंदर सराहियत करती हैं, अंदर जाते हैं। नज़र आते क्या? नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये महसूस किए जा सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर जो अखलाक हैं नज़र नहीं आते बल्कि महसूस किए जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे अंदर जाना है तो समाज का किरदार बहुत अहम है। तो शख्सियत की तामीर के लिए समाज का किरदार बहुत अहम है। अगला जो अहम नुक्ता है, ज़िंदगी को मुस्तहकम करता है। समाज है के अंदर, अगर समाज है तो ही हमें ज़िंदगी का एहसास होता है, नहीं तो ज़िंदगी का एहसास ही नहीं होता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर माशरे की किस्में के बारे में जानकारी हासिल की है। तो किस तरह के माशरे हैं ये हम अगले आने वाले हिस्सा दुव्वम में, यानी हमारे इस माशरे की किस्में के दूसरे हिस्से में देखेंगे। यहाँ पर हमने माशरे का तारुफ, माशरे के नौइयत, माशरे की खुसूसियत और हमने माशरे की अहमियत को जाना है ना। तो यहाँ पर हम इसके मुताल्लिक़ चंद मैं आपको एक दो सवालात पूछूंगा। पहला सवाल है, लफ्ज़ माशरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? कौन बताएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि लफ्ज़ माशरा समाज अंग्रेज़ ज़ुबान का लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जुमा है। वेरी गुड, इतना ही जवाब है। उसके आगे इसको फिर मैंने ऐड किया है, और लफ्ज़ सोसाइटी लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ सोशियस से माखूज़ है। सवाल नंबर 2 है, मैकायर और पेज के मुताबिक समाज क्या है? कौन बताएंगे? बिल्कुल सही जवाब, मैकायर और पेज के मुताबिक समाजी ताल्लुक़ात का जाल ही समाज है। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपने अभी तक बहुत ही अच्छे अंदाज में बैठकर इस क्लास का बग़ौर मुतालिया किया, उसको देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके सामने मोहम्मद आमिर ख़ान ये सबक को पेश कर रहा था। इसी तरह से हम अगले सबक के लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। तो यहाँ पर मेरे इस सबक का अख्ताम होता है। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.